जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी खुशबू। और आज आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 2025-26 का बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे वो बजट पढ़ेंगी और अब देखना है कि इस बजट में किसको राहत मिलती है, क्योंकि मिडिल क्लास ने अपनी उम्मीदें लगाई हैं। इसके अलावा बिजनेस क्लास की बात करें तो उनकी अपनी उम्मीदें हैं। तो इस बार का बजट कितना होगा खास, पूरी नजर रहेगी लाइव टाइम्स पर। आपको हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल। और जब सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी तो नजर इस बात पर ही कि किसको किसकी राहत मिल रही है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार सदन में बजट पेश करेंगी। इससे पहले वो 6 पूर्णकालिक और 2 अंतरिम बजट पेश कर चुकी हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करेंगी। वो वित्त राज्य मंत्री के साथ 10 बजे संसद भवन पहुंच जाएंगी। जानकारों का कहना है कि सरकार का पूरा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक कल्याण, ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने पर है। और बजट में सरकार रोजगार के मोर्चे पर भी कोई ऐलान कर सकती है। वहीं सैलरीड क्लास को ये उम्मीद है कि बजट में इनकम टैक्स में छूट में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा बजट में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का भी ऐलान किया जा सकता है। देखिए, बजट से जो उम्मीदें हैं वो अपने आप में काफ़ी खास है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में कमी की उम्मीद है, साथ ही साथ 10 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है, ऐसी भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन ये उम्मीदें कितनी पूरी होंगी ये देखना अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल जो अभी टैक्स रिजीम है इससे उम्मीदें जो हैं कुछ बेहतर की है। पीएम किसान सम्मान निधि 12,000 हो सकती है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। और सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट भी बढ़ सकती है। तो ये कुछ उम्मीदें हैं बजट से जो आम व्यक्ति को है। लेकिन जब 11 बजे बजट पेश होगा तो ये पता चल पाएगा कि आखिरकार किस वर्ग के लिए, किस सेक्टर को क्या मिला इस बजट से। तो कुल मिलाकर हर जो सेक्टर है अपनी अपनी उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है। इस बार का बजट कितना खास होगा, ये 8वां बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। और इस वक्त देखिए, इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी का आकार जो है $4.27 ट्रिलियन इस वक्त अनुमानित लगाया गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार के बजट से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये आंकड़े जो हैं और ज्यादा बढ़ सकते हैं। जीडीपी की बात की जाए तो 6.4% 2024-25 का रहा है। और इस बार जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई उसमें भी कई ऐसे सामान हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसमें जीएसटी घटाया बढ़ाया गया। कितना अंतर होगा इस पर भी नजर होगी। खुदरा महंगाई दर की बात करें 4.9% 2024-25 का रहा है। खुशबू। बिल्कुल। और देखिए, राजकोषीय घाटा की अगर आप बात करें तो ये 5.6% रहा है। बेरोजगारी दर की अगर आप बात करें तो 3.2% रहा है। तो अर्थव्यवस्था अभी किस तरह से है ये हम आपको बता रहे हैं। ब्याज दर की आप बात करें तो 6.5% रहा है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार की आप बात करें तो $629.56 बिलियन रहा है। ये डॉलर की कीमत अभी 86.59 रुपए है। तो आप देखिए, ये कुल मिलाकर जो अर्थव्यवस्था है अभी इसकी ये स्थिति है। बहरहाल ये कितनी बदलेगी आने वाले समय में, और कुछ रोचक बातें जो है वो भी आपको देखनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले बजट 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था। जेम्स विल्सन ने ये पेश किया था बजट। और स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। उस वक्त आर.के. शानमुखम चेट्टी ने बजट पेश किया था। और सबसे लंबा भाषण जो है 2 घंटे 40 मिनट का रहा है। और खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये भाषण रहा। बिल्कुल। और सबसे छोटा भाषण जो है वो 800 शब्द का रहा, हीरूभाई मुलजी भाई पटेल का। सबसे अधिक बजट मोरारजी देसाई जो है उन्होंने पेश किया है 10 बार। और 8वीं बार तो निर्मला सीतारमण भी पेश कर रही हैं। आखिरी रेल बजट 2016 में पेश किया गया था। 1 फरवरी को बजट 2017 से वित्त मंत्री अरुण जेटली जो है वो पेश कर रहे थे। और पेपरलेस बजट की बात करें तो 2021 वो साल रहा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार पेपरलेस बजट लेकर सामने आई थी। बिल्कुल। और पहली महिला वित्त मंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने बजट पेश किया था। बजट छापने की जगह जो है वित्त मंत्रालय की प्रेस है, वहां पर बजट छापा जाता है। और आपको खास बात है ये भी बता दें कि जो अधिकारी लगे होते हैं इसमें, और जो लंबा प्रोसेस होता है, ऐसे में घर परिवार से दूर अधिकारी होते हैं। फिर जो हलवा सेरेमनी होता है, हलवा सेरेमनी के बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। अब नजर डालते भारतीय अर्थव्यवस्था का सफर अभी तक कैसा रहा है। $1 ट्रिलियन 2007 में रहा। इसके अलावा $2 ट्रिलियन ये बढ़ा 2014 में। और $3 ट्रिलियन जो है 2021 में पहुंचा।
और 2025 में जो अनुमानित है वो $4 ट्रिलियन की है। $5 ट्रिलियन की उम्मीद 2028 में है। तो लगातार देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को भी अगर आपने कई बार सुना हो तो उन्होंने अक्सर ये कहा है कि भारत जो है आर्थिक चुनौतियों से लगातार आगे बढ़ता हुआ, आर्थिक रूप से और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है। और उसी क्रम में ये तमाम चीजें सामने आई। अब देखिए, चुनौती क्या है बजट की 10, आर्थिक वृद्धि दर में जो गिरावट है वो चुनौती है। राजकोषीय घाटे पर जो नियंत्रण करना होगा ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। बढ़ती महंगाई दर पर कैसे काबू पाया जाए ये अपने आप में एक बड़ी टेंशन है। और बिल्कुल रुपए की कमजोरी भी इस वक्त ये चुनौती सरकार के लिए बनी हुई है कि लगातार रुपए में जो गिरावट देखने को मिल रही है ये भी एक बड़ी चुनौती। इससे कैसे सरकार उभर पाती है, आज इस बजट पर नजर बनी हुई है। वेतन में धीमी वृद्धि इस वक्त है, उपभोग मांग में कमी देखी जा रही है और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें भी लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। कई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसको घाटा झेलना पड़ा। रोजगार के नए अवसर का सृजन, क्योंकि देखिए ये उम्मीदें हैं कि इस बार की बजट से क्या नए अवसर मिलेंगे रोजगार के, इसको देखना बहुत अहम हो जाएगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों में राहत, घटता विदेशी मुद्रा भंडार भी इस वक्त सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो ये 10 चुनौतियां इस वक्त हैं और ऐसे में देखना यही है कि इन चुनौतियों से उबर पाती है सरकार कैसे, और क्या इन चुनौतियों से उबरते हुए इस बार का बजट होगा। क्योंकि इससे पहले पिछले साल की बजट की अगर हम बात करें तो राहत उस वक्त भी हम उम्मीद लगाए बैठे थे। कई सेक्टर्स में राहत मिली थी, जिसमें हेल्थ सेक्टर सबसे अहम हो गया, एजुकेशन का सेक्टर बहुत अहम हो गया। लेकिन इस बार क्या राहत किन किन सेक्टर्स को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जब सामने आ रही है बजट, तो ऐसे में अब उम्मीदें काफी ज्यादा है। ऐसे में देखिए, हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ पंकज मिश्रा जो गेस्ट हैं वो भी सीए जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और खुशबू भी ग्राउंड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाहर आ गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाहर पहुंची है, उनके साथ में जो है तमाम अधिकारी और उनके साथ में मौजूद है। टीम जो है फोटो सेशन कराती है, उसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिलती है। वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगी बजट पेश करने को लेकर, और उसके बाद फिर सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाएगा। तो इस वक्त बही खाते के साथ आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेहरे पर मुस्कान लिए हुए और उनकी पूरी टीम इस वक्त नजर आ रही है। और ये फोटो सेशन इस वक्त है, ये वही बही खाता है जिसमें इस बार का बजट रखा गया है। और अब ऐसे में जो आम से लेकर खास तक नागरिक हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार इस बजट में क्या कुछ खास रहेगा, क्या पढ़ेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योग को कितना लाभ पहुंचेगा। ये फिलहाल तस्वीर आप वित्त मंत्रालय के बाहर देख रहे हैं। और ये देखिए, अपने आप में खास है कि 2021 से क्योंकि ये बजट पेपरलेस हो चुका है, ये टैबलेट है जो कि लाल रंग के कपड़े में आप देख पाते हैं, इस पे अशोक स्तंभ है। और अब नजर इस बात पर होगी कि आज जब बजट पेश होगा तो किस वर्ग को क्या मिलेगा, किस सेक्टर को कितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये बिल्कुल एक प्रोसेस के तहत होता हुआ। और देखिए, आप घड़ी की सुइयों पर नजर डालें तो लगभग 9 बज चुके हैं, 2 घंटे से भी अब कम का वक्त रह गया है जब बजट पेश होगा। और ऐसे में अब तमाम तस्वीरें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं। और आगे नजर इस बात पर कि आखिरकार जब बजट पेश होगा तो ये अपने आप में कितना खास होगा। बिल्कुल। अब राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वहां पर मंजूरी लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बजट पेश करने को लेकर, और फिर सुबह 11 बजे मंत्रालय पहुंचकर संसद पहुंचकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी, 8वां बजट पेश करेंगे। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पंकज मिश्रा सीए जो है इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। इसके अलावा हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जानकारी ये देंगे कि लोगों की उम्मीदें क्या हैं। इस वक्त मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ खास जो संवाददाता है खुशबू नजर आ रही है, कमलेश नजर आ रही हैं। सबसे पहले कमलेश आपके पास आएंगे क्योंकि आपने लगातार लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की है कि किन किन सेक्टर में लोगों को कितनी उम्मीदें हैं इस बार के बजट से। क्या कुछ आम लोगों की राय रही है? देखिए, थोड़ा सा पहले बता दूं कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री निकल चुकी है नॉर्थ ब्लॉक से और सीधे वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी। वहां उनका राष्ट्रपति का अनुमोदन ले चुकी है। मनी बिल है, मनी बिल पर राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होता है। उसके बाद वो सीधे संसद भवन आएगी। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन होगा, फिर वो लोकसभा में बजट भाषण पढ़ेंगे। लेकिन जहां तक बात है आम लोगों की, देखिए सब लोग उम्मीद कर रहा है, क्योंकि ये चुनाव के बाद पहला पूर्णकालिक बजट है, इसलिए सब लोग, सभी सेक्टर के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कुछ खास ऐसा होगा जिससे उनको राहत मिलेगी। जरूर बात है जो मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा उम्मीद कर रहे, क्योंकि अभी महंगाई की मार सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग पे पड़ रही है और मध्यम वर्ग वैसा तबका है जो किसी भी सरकार की किसी योजना में
नहीं आता, मैंने उसको सरकार किसी भी योजना में कवर नहीं करती। अगर आप कुछ वृद्धा पेंशन और खास आयुष्मान भारत की योजनाओं को छोड़ दें तो मध्यम वर्ग पर सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं लगभग मध्यम वर्ग उस अछूता है। इसलिए मध्यम वर्ग चाहता है कि सबसे ज्यादा जब टैक्स वो पे करते हैं तो उनको भी कुछ राहत दी जाए। तो जब टैक्स की बात आई तो मध्यम वर्ग उम्मीद कर रहा है कि इस बार जो 7 लाख का जो कैप है वो बढ़ेगा, उनको थोड़ा सहूलियत मुड़ेगी। और सरकार ये चाहती है कि आम आदमी के हाथ में पैसा अधिक दें, चूंकि लोग परचेज करें तो मोबिलिटी ज्यादा बढ़े। दूसरी तरफ सरकार के पास टेंशन ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें गति लाना है। अगर सरकार को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है इंडिया को, तो उसके लिए आपको जो ग्रोथ रेट है 8% के आसपास लगातार 2 दशक बनाए रखना पड़ेगा। ये बड़ी चुनौती सरकार के पास है। बिल्कुल चुनौतियां रहेंगी कमलेश, और कहीं ना कहीं ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब 11 बजे वित्त मंत्री आती हैं तो किस तरह से ये बजट सामने आता है। पंकज मिश्रा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूदगी है। पंकज जी, जिस तरह से आज ये बजट, और जैसा कि कमलेश भी कह रहे थे, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोदी 3.0 की अगर आप बात करें तो ये पहला पूर्णकालीन बजट होगा। इसमें क्या कुछ खास हो सकता है, और खास करके जो टैक्स जिसकी बात हो रही है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, ये पूर्णकालीन बजट होगा सरकार के आने के बाद, तो मध्यकालीन जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो ज़्यादा ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, और होना भी चाहिए। बिल्कुल कि देखिए, जैसे सैलरी का इनकम है, सैलरी है और हाउस प्रॉपर्टी है और उनके डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे जो उनको आमदनी होती है, आमदनी पॉकेट में पैसा ज़्यादा रहेगा तभी सामने जो आपका इन्वेस्टर है वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा। सबसे मुद्दे की बात यही है। और जैसे जो टैक्स का बर्डन है, जो टैक्स का बर्डन जितने आम लोगों के ऊपर जो बर्डन बढ़ता जा रहा है, उस बर्डन को इस बार मुझे लग रहा है कि जो सरकार है वो उस बर्डन थोड़ा कम करेगी। और जहाँ तक एग्जम्पशन लिमिट की सवाल है, जैसे कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स बिलो द एग्जम्पशन लिमिट है, वो उसको इंक्रीज करेंगे। जैसे अभी 2 रिजिम में आपका टैक्स लगता है, एक ओल्ड रिजिम, एक न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम में आप देखेंगे तो वो 5 लाख तक की लिमिट है, तो हो सकता है कि वो 5 लाख की लिमिट को थोड़ा सा ओल्ड रिजिम में भी इंक्रीज करें और इधर न्यू रिजिम में भी थोड़ा इंक्रीज करें। और उधर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मान लीजिए 50,000 पे जाके स्टेबल कर दिया था इन्होंने। ये इस बार 75,000 के आसपास जाने का उम्मीद है। सेक्शन 80C की बात करते हैं, जहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात होती है, तो आपने देखा होगा कि काफी दिनों से 1.5 लाख रुपए का प्रोविजन एज इट इज चला जा रहा है। बिल्कुल, तो आम जो जनता है वो ये कह रही है कि सर अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस अलग है, लाइफ इंश्योरेंस अलग है और बाकी पेरेंट्स के इंश्योरेंस अलग है, तो वहां पे आप उसको या तो सेग्रीगेट करिए या फिर उसमें कहीं हमें इस तरीके से बेनिफिट दीजिए कि हम जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका पूरा हमारे को बेनिफिट मिल जाए। लाइक वो काफी दिनों से 25,000, 35,000, 50,000 का ये एक लिमिट आ रहा है फॉर सेल्फ, फॉर योर पेरेंट्स, इफ योर पेरेंट इज सीनियर सिटीजन इन दैट सर्कमस्टांसेस। तो अब उसको ये चाह रहे हैं कि जी कम से कम 50,000 और 1 लाख के दायरे में लाके कहीं पे हम उसको स्टेबल करें। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ते हो स्लैब में, तो एक हाउस प्रॉपर्टी है जो आप हर बंदा चाहता है कि यार उसका घर बने, और वो घर कैसे बने जी, मार्केट से लोन लेगा, लोन लेके उसका ईएमआई पे करेगा, ईएमआई पे करने के दौरान उसको ब्याज का बर्डन भी रहता है, इंटरेस्ट भी उसको पे करना है, और सैलरी तो एक ही है, एक ही सैलरी में उसे सारा काम करना है। जब उसको ब्याज पे करना है तो उस ब्याज का छूट कहीं ना कहीं तो उसको मिलना चाहिए ना। तो 24B इनकम टैक्स में प्रावधान है, सेक्शन है एक 24B, वहां पे पहले डिडक्शन था कि जितना आप क्लेम करते थे, इंटरेस्ट जितना एक्चुअल पे करते थे, उसका पूरा बेनिफिट हमें मिल जाता था। लेकिन बाय वर्च्यू ऑफ सम अमेंडमेंट इन द लॉ इन्होंने क्या हुआ कि फिर आपकी एक इन्होंने कैप रख दिया उसके ऊपर कि 2 लाख से ज्यादा का आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहां पे भी ये लोग चाह रहे हैं कि अगर हम एक्चुअल इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं तो हमें कम से कम एक्चुअल इंटरेस्ट जो मेरा गया है उसका आप बेनिफिट हमारे को अलाउ करें। अदरवाइज इनकम जिसकी जितनी है उस इनकम पे एक स्लैब आप बना दें, उस स्लैब के अकॉर्डिंगली आप इंटरेस्ट का छूट भी लोगों को देना शुरू करिए। उसके अलावा जब आप देखते हैं इंडस्ट्री की तरफ अगर हम बढ़ें, और इंडस्ट्री की तरफ अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, आपका एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो गया, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री हो गया, इन सबों में आप देखोगे तो जो कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जो है, वो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट में गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ और इंसेंटिव मिले। इंसेंटिव कैसे मिलेगा, मान लो सैलरी कैसे इंक्रीज होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़नी है
तो सैलरी बढ़ने के लिए जरूरी है कि भाई कंपनी के ऊपर कॉस्ट बर्डन कम होगा। अगर कंपनी के ऊपर कॉस्ट बर्डन कम होगा तभी वो अपने एम्प्लॉय को ज्यादा इंसेंटिवाइज कर पाएंगे। यानी पंकज जी, आसान शब्दों में अगर हम समझे तो आपने जिस तरह से ये पूरा विश्लेषण किया, इसका मतलब ये है कि जो नया टैक्स रिजीम है लोग उसको ज्यादा अपनाएं, जो पुराना है डॉक्यूमेंट्स का जो झंझट है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसीलिए देखिए, डॉक्यूमेंट एक अलग सेगमेंट है। डॉक्यूमेंट तो आप कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली आपके पास होगा ही होगा, आइदर इन फिजिकल शेप और इन ऑन योर डिजिटल शेप, वो होना ही है। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक है, गवर्नमेंट का जो मोटिव था पिछली बार जो हमने देखा था, वो चाह रहे कि जी अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, सपोज करो कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेता है तो उसके पॉकेट में पैसा ज्यादा बचता है, राइट? तो वो चाह रहे हैं कि अगर आपके पॉकेट में ज्यादा पैसा बचेगा तो आप अपने लिए ज्यादा खर्चा कर पाओगे। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बहुत जरूरी है कि अगर आज आप अपने लिए इन्वेस्ट नहीं करोगे, अपने लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं ध्यान दोगे, अपने फैमिली के लिए नहीं आप इंश्योरेंस लोगे, तो आने वाले टाइम में जब कोई अनफॉर्चूनेट सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है तो उस टाइम में आप अपने आने वाले उस अनफॉर्चूनेट एक्सपेंडिचर को कैसे मीट आउट करोगे इफ यू आर नॉट हैविंग एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट? ये बहुत जरूरी है कि वहां पे भी, जैसे कि इन्होंने कहा जी आप 7 लाख रुपए तक हम छोड़ देंगे, आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। लेकिन साथ में मैं यहाँ पे एक स्कोप गवर्नमेंट के पास ये बनता है कि आप हमारे को छूट दीजिए, आप बोलिए आप इन्वेस्टमेंट करिए, 7 लाख के अलावा हम आपको डिडक्शन दे देंगे। जो 80C है, 80D है, 80DD है, इस सब में वो बेनिफिट देने की बात यहाँ पे भी कर सकते हैं। सिमिलरली जो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात जो मैंने पहले भी बताई आपको, वो भी इंक्रीज करेंगे। और रिबेट वाला जो पोर्शन है सेक्शन 87A में जो टैक्स रिबेट जाता है, हो सकता है गवर्नमेंट उधर से स्लैब में ना इंक्रीज करके टैक्स रिबेट थोड़ा सा। ठीक है, यहीं से फिर वापस आएंगे आपके पास। खुशबू भी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। खुशबू, देखिए लगातार हम बातें कर रहे हैं और जो कयास है हम वही लगा सकते हैं। फाइनली जब 11 बजे बजट पास होगा तभी पता चलेगा कि हुआ क्या है, लेकिन क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आपकी लगातार मौजूदगी रही है, ऐसे में जब आपने लोगों से बात की तो उनका फोकस किस तरफ सबसे ज्यादा था, वो क्या चाहते हैं अपने लिए इस बजट में? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती जो है सरकार के सामने, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल स्लो है, ऐसे में लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पैसे पहुंचाना है जिससे कि एक फ्लो आए, जो पैसों का फ्लो है लोगों तक पहुंचे। और मार्केट में क्योंकि इसकी वजह से जो लिक्विडिटी रुकी हुई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसे कम है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं स्लो होती जा रही है इकोनॉमी। तो जो भी अभी फिलहाल फोकस है सरकार का, वो फोकस रखेगी कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पैसे दिए, चाहे वो ब्याज दरों में छूट के माध्यम से हो, या फिर टैक्सेशन में छूट दिया जाए, या फिर जो महंगाई दर है उसमें थोड़ी कटौती की जाए। तमाम कोशिशें करेगी। और एक अनुमान भी लगाया जा रहा है, क्योंकि CII की जो सरकार को जो एक बातचीत होती है, एक निर्देश दिया जाता है, एक कहा जा सकता है कि उनके द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है कि इन चीजों पे, इन सेक्टरों चीजों पे आप छूट दीजिए, तो ताकि उन सारी चीजों से कई बड़े जो अभी फिलहाल के बजट में देखे जा सकते हैं, वो होगा। एक तो सबसे बड़ा टैक्स पेयर्स के लिए राहत की बात कही जा रही है, सबसे बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि टैक्स पेयर्स एक बड़ा तबका है, मध्यम वर्ग, एक बड़ा पूरी जो GDP है उसको चलाने में बड़ा योगदान होता है। तो उनके जो बात चल रही है कि टैक्स स्लैब बढ़ाने की 7 लाख से 10 लाख हो सकती है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें कटौती देखी जा सकती है, होम लोन्स में छूट देने की बात चल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि होम लोन्स में भी जो मेट्रो सिटीज हैं और जो ग्रामीण एरिया हैं, दोनों में हालांकि अलग अलग रखा जाएगा पैमाना, लेकिन उनमें भी छूट की बात हो रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो पेट्रोलियम की बात चल रही है, उसमें भी जो कच्चा तेल आयात होता है उसमें थोड़ी सी छूट की वजह से हो सकता है कि फ्यूल और जो LPG वगैरह है वो सस्ता हो। उसके अलावा जो मोबाइल फोन्स हैं उनके सस्ते होने की बात की जा रही है। शिक्षा पे देखा जाएगा इस बार की, एक हो सकता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट देखा जाए, और स्वास्थ्य पे भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट देखा जाए। अपना सेक्टर जिसका है वो अपनी अपनी उम्मीदें लगाए बैठा है, और अब देखना यही है कि किस सेक्टर को क्या कुछ आज मिलता है। लेकिन जो चुनौतियां हम पंकज जी देख रहे हैं कि उन चुनौतियों में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें लगातार
लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मैंने कई ऐसे जो छोटे बिजनेस हैं उन लोगों को सुना, या फिर हिमाचल में जो सेब का कारोबार करते हैं उन लोगों ने भी कहा कि ये साल जो है इतना अच्छा नहीं रहा, एक्सपोर्ट नहीं हो पाया और बिजनेस काफी ज्यादा जो है वो ठप पड़ता हुआ नजर आया। तो इस चुनौती से उबरने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह का वो उपाय जो है अपनाने की कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अगर इसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये डेवलपिंग हम नेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। हाँ। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन आप एक चीज को ध्यान से समझो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को रियलाइज करना, कौन खरीदेगा उसको, उसके जो कंज्यूमर हैं वही एंड यूजर ही उसको यूज करेंगे ना। तो उसको एंड यूजर को यूज करने के लिए और उनसे रिलेटेड जो इंसिडेंटल इंडस्ट्रीज है उन इंडस्ट्रीज को जो एमएसएमई के जो वेरियस इंसेंटिव्स हैं, जैसे कि मिलना, अगर कोई एमएसएमई जो फाइनेंशियल क्रंच है, वर्किंग कैपिटल की जिसको प्रॉब्लम है, अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करता है कि जी हमारे को फंड दो और हम उसको एज पर दी एमएसएमई स्कीम्स आप हमारे को फंडिंग करिए, तो इतने सारे लैंडिंग नॉर्म्स वहां पे आ जाते हैं इंडस्ट्रीज को, जो बैंकिंग जो है वो वहां पे वो उस चीज को उनको रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल नहीं कर पाती है और जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल कहीं ना कहीं हैम्पर होता है उनका। उसके वजह से क्या है कि जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है, जो एक रिसीवेबल साइकिल होता है हर इंडस्ट्री का, जैसे कि आप माल बेचोगे आपको पैसा मिलेगा, माल बेचोगे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा फिर आप माल खरीदोगे, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल होता है। अगर ये सर्कल सही से पूरा नहीं होता है किसी भी इंडस्ट्री में तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंच में पहुंच जाती है। और जैसे अगर वो देरी होगी, जैसे कि माल खरीदा ही नहीं तो प्रोडक्शन कहां से होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेट कंज्यूमर उसको नहीं खरीद पाएगा, अगर वो खरीद नहीं पाएगा तो फिर बाहर उसको एक्सपोर्ट कैसे करेगा। ठीक है सर, यहीं से वापस फिर बात करेंगे इस बारे में, लेकिन ग्राउंड जीरो पर भी क्योंकि हमारे तमाम सहयोगियों की मौजूदगी है, हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हमारे साथ मुंबई से, नितिन भोपाल से। सबसे पहले अभिषेक आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बजट पेश होगा, ऐसे में नजर ये रहेगी कि जो अपनी वित्त राजधानी है वहां पर क्या असर होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि शेयर बाजार में उसके बाद क्या कुछ हलचल होगी। अभिषेक। बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल हर किसी का इस पे बड़ा इंतजार होता है। इस वक्त मैं उसी बीएसई के बाहर मौजूद हूं जहां पर पूरे देश भर की नजरें होती है कि कहां से शेयर मार्केट कितना उछाल मारेगा, कितना गिरावट आएगी। मैं अब देखिए कि यहां पर शेयर मार्केट की यहां पर शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत के पहले यहां पर कल जो शेयर मार्केट करीबन 750 पॉइंट नीचे बंद हुआ था, लेकिन आज माफ कीजिएगा ऊपर बंद हुआ था, लेकिन आज लग रहा था जब शेयर मार्केट खुलेगा तो कुछ यहां पर कुछ उछाल देखने को मिलेगा, लेकिन अभी उछाल देखने को उतना नहीं मिल रहा है। यहां पर अब लोगों की उम्मीद इस बात का है कि जब 11 बजे वित्त मंत्री बजट पढ़ना शुरू करेंगे उस वक्त हो सकता है उसके बाद से शेयर मार्केट और तेजी आ सकती है। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए बड़े शेयर मार्केट के बहुत एक्सपर्ट हैं, एपी शुक्ला साहब मौजूद हैं, एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से शेयर मार्केट कल की बात करो, आज में क्या अंतर है, कल कितने बंद हुआ था और आज क्या असर देख रहे हैं? देखिए, कल तो प्रधानमंत्री ने नेशन को जो एड्रेस किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने ऐसा किया है उनके कार्यकाल में कि बजट से पहले उन्होंने देश को एड्रेस किया और ये इंडिकेशन दिया कि ये बजट मेरे हिसाब से ऐतिहासिक होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने जैसे मेंशन किया कि ये बजट में युवाओं का ध्यान रखा जाएगा, किसानों का ध्यान रखा जाएगा, जो हमारे ये है इंडस्ट्री है, टैक्स में लोगों को कुछ रियायती मिलेंगी, और देश की इकोनॉमी को कैसे 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की लोग और ले जाएं, और हमारा ग्रोथ कैसे ज्यादा बढ़े, हाउसिंग फॉर ऑल जो उनकी महत्वाकांक्षी बड़ी परियोजना है उसमें कैसे हो। तो ऐसे कई चीजों का उन्होंने जो मेंशन किया है उससे ये लग रहा है कि इस बार बजट में कैसे इंडस्ट्री को रफ्तार दिया जाए और लोगों की जेब में कैसे ज्यादा पैसे डाले जाएं, जिससे इकोनॉमी चल पड़े के बजाय दौड़ पड़े। उसका अभिषेक आते हैं आपके पास, क्योंकि देखिए आज शेयर मार्केट भी ओपन है और ऐसे में कितना उतार चढ़ाव बना रहेगा, आज का दिन कितना खास होगा शेयर मार्केट के लिए, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल लगातार बजट को लेकर हम ये कवरेज दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 8वां बजट पेश करेंगी और इस बजट से किस सेक्टर को कितनी राहत मिलती है, जो उम्मीदें हैं, क्या उन उम्मीदों पर आज का बजट होगा, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।